मालती जी चुपचाप एक कोने में बैठी बार बार पसीने को पोंछ रही थी। उनकी गोद में नन्ही सी 10 महीने की पोती महक छोटे छोटे हाथ पैर मचलते हुए रोए जा रही थी और मालती जी बार बार उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इतने में बाहर से झटके से दरवाज़ा खुला और मालती जी की बहू बबीता ऑफिस से थकी हारी नहीं बल्कि क्रोध से तमतमाई हुई घर में दाखिल हुई। उसकी नज़र सीधी अपनी बेटी महक पर पड़ी जो अभी मालती जी की गोद में रो रही थी। ये देखकर उसकी आंखें जैसे अंगारे उगलने लगी। वो बिना एक पल रुके बिना हाल पूछे चिल्ला पड़ी, ये क्या किया आपने मेरी बेटी के साथ? वो ऐसे रो क्यों रही है? ज़रूर आपने कहीं गिरा दिया होगा इसे। मालती जी सकपका गई। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बहू, वो फर्श पर बिठाकर मैं बाथरूम गई थी तो वो फर्श पर ही पीछे लुढ़क गई। बस तभी से। क्या? गिर गई? हे भगवान, आपने मेरी बेटी को गिरा दिया। ये कैसे कर सकती हैं आप? बबीता बिफर पड़ी। उसकी आवाज़ तेज और ताने से भरी थी। आप जैसी गंवार औरतें सिर्फ दिखावा करना जानती हैं। आपको यहाँ बच्ची की देखभाल के लिए रखा गया है, ना कि ऐश करने के लिए। मालती जी की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की पर बहू ने बीच में ही रोक दिया। चुप रहिए, ज़्यादा सफाई देने की कोशिश मत कीजिए। मुझे घर बैठाने का बहाना चाहिए ना आपको, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं नौकरी करूँगी तो घर में आपकी चलने नहीं दूँगी। इसीलिए जानबूझकर रोज़ कोई ना कोई तमाशा करती हैं। जानती हैं कि हम चाइल्ड केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मजबूरी में आपको छोड़ा है महक की देखभाल के लिए। वरना कौन चाहेगा कि आप जैसी पुराने ज़माने की महिला मेरी बेटी को संभाले। आपको तो ये भी नहीं पता कि दूध गुनगुना देना होता है या ठंडा। अरे हम भी तो आपको पाल रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दवा लाकर दे रहे हैं। कहते हुए उसने मालती जी के हाथों से अपनी बेटी को खींच लिया। दीजिए मुझे मेरी बेटी, अब एक पल भी नहीं चाहिए आपकी गोद में, कहीं और चोट ना लग जाए। मालती जी ने पहले ही महक को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उनके जीवन का अंतिम सहारा हो वो बच्ची। लेकिन जब देखा कि महक छीनने के प्रयास में और भी जोर से रोने लगी तो कांपते हाथों से उन्होंने महक को बहू को थमा दिया। तभी बबीता झटके से उसे अपनी छाती से लगाकर बोली, बस बिटिया, अब तुझे इस गवार के पास कभी नहीं छोड़ूंगी। अपनी माँ के पास रहेगी मेरी बेटी। मालती जी वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके शरीर से ज़्यादा उनकी आत्मा कांप रही थी। मन में जैसे शब्द फूट रहे थे पर होठों तक आते आते सिहर जाते। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैंने जानबूझकर बेटी को गिराया है? क्या मैं बोझ बन चुकी हूँ? उनके मन का कोना कोना उस एक पल में टूटता चला गया। बबीता की बातें उनके कानों में गूंज रही थी। एक गंवार औरत, चालाक, बोझ। तभी अनिल घर के अंदर घुसते हुए बोला, क्या हुआ बबीता? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी माँ से पूछो किस तरह गिरा दिया हमारी बेटी को, जो खाने के लिए तो इन्हें 4 रोटियां चाहिए पर अपनी पोती को संभालने में इन्हें दिक्कत हो रही है। बस करो बबीता, 1 मिनट चुप हो जाओ। अरे मैं क्यों चुप हो जाऊं? मेरी बच्ची मेरे जिगर का टुकड़ा है। अनिल चुप खड़ा रहा जैसे सब कुछ जम चुका हो। उसकी आंखें अभी मालती जी की ओर मुड़ी जहां एक टूटा चेहरा बैठा था। बेटा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सच कहूँ तो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं बस महक को फर्श पर बिठाकर बाथरूम गई थी। तभी खेलने खेलने में वो पीछे लुढ़क गई। उनका स्वर भीतर तक कांप गया। उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर लीं, जैसे शब्दों से ज़्यादा अपराध उनके झुके हुए कंधों पर चिपक गया हो। पर बबीता अभी भी नहीं रुकी। उसने गुस्से से कहा, अब और सहन नहीं होता। एक केयर टेकर इनसे अच्छा ध्यान रखेगी मेरी बेटी का। ये सिर्फ पोती की आड़ में घर पर कब्जा कर रही है।
इतना सुनकर अनिल ने कहा, इनफ बबीता, बस करो यार। पर बबीता ने बिना रुके बात जारी रखी, तुम्हारे कारण चुप हूँ मैं, वरना इस गांव की गवार औरत को अपने सिर पर बैठा लेने की गलती मैं कभी नहीं करती। अब मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनते ही समय जैसे रुक गया। मालती जी की आंखें किसी गहरे कुएं में समा गई। गवार, वही शब्द जो उन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में सुना था, आज फिर से ताज़ा हो गया। वे धीरे से उठी, थके कदमों से दीवार का सहारा लिया और चुपचाप अंदर चली गई। उनकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद सूख चुके थे या फिर इतना कुछ सह चुकी थी कि आंखें भी अब ठंडी हो चली थी। मगर दिल के अंदर कुछ टूट गया था। वो वहीं बैठी पुरानी यादों में बह गई कि बचपन से वो कितना पढ़ना चाहती थी। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने स्कूल जाने की जिद की तो पिता रामलाल जी ने चाय का प्याला ज़मीन पर पटकते हुए कहा, लड़की स्कूल नहीं जाती, वो रोटियां बनाती हैं। माँ की आंखों में भी गुस्सा था, लेकिन शब्द नहीं। उस रात मालती जी ने चुपचाप दिया बुझा दिया और सपना देखना छोड़ दिया। अगले दिन वो अपने छोटे भाई और कुछ मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी कि अचानक घर के भीतर से पिता की आवाज़ आई, अंदर जा बहैया, लड़कों की तरह कूद भाग करती है, शर्म नहीं आती। वो ठिठक गई। शब्द उसके कानों में चुभ गए, पर समझ नहीं आया कि गलती क्या थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद बहैया उसका ही कोई और नाम है। जैसे रीता सीमा, वैसे वो भी बहैया हैं। फिर ये शब्द उनकी ज़िंदगी का स्थायी हिस्सा बन गया। 14 साल की उम्र में उसकी दुगनी उम्र के लड़के के साथ शादी कर दी। दूल्हा 25 साल का था, बेरोजगार, गुस्सेल और मुंह फटे। ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उसकी परख शुरू हुई। पहली बार सास ने कहा, सुन, यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, सब्र करना सीख, तभी निभेगा। खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो गवार, दूध में उबाल आ गया तो गवार। उनके पति मोहन जी को शराब की लत थी, वो आए दिन गाली निकालते। मालती जी ने अपने दर्द को अंदर ही अंदर छुपा लिया। 16 साल की उम्र में गर्भवती हुई तो सास ने कहा, लड़का ना हुआ तो समझ लेना तेरा पाँव इस घर में नहीं रहेगा। ससुर कहते, वंश चाहिए, लड़का चाहिए। पति जो नशे में अक्सर हिंसक हो जाता, कहता, अगर लड़का नहीं हुआ तो तेरे हाथ पैर कटवा दूंगा। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तब मालती जी ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को कॉल किया। वो जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रखती थी कि शायद वो सुनेंगे, शायद एक बार गले से लगा लें। हेलो पापा, नमस्ते, मालती ने कहा, लेकिन पिताजी का स्वर तीखा था। हाँ, सब ठीक है ना वहाँ? कोई नौटंकी तो नहीं कर रही है तुम? घर वालों को परेशान तो नहीं कर रही? खाना ढंग से बना रही है ना? सबको खुश रखना, वही तेरा घर है। अगले महीने तेरे भाई की शादी है, समय मिले तो चली आना। इतना कहकर उनके पिताजी ने फ़ोन रख दिया। मालती जी हेलो हेलो करती रह गई। हेलो के साथ ही उम्मीद भी कट गई। आज बड़ी मुश्किल से तो उसने चोरी छुपे पास की दुकान से अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो भी नाकाम हो गई। मालती जी को समझ आ गया था कि अब उनके मायके में उनके कोई जगह नहीं है। कुछ समय बाद उनको समझ आया कि यह दुनिया उसके लिए नहीं, पर आने वाले जीवन के लिए बदल सकती है। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ पड़ी। पति काम की तलाश में शहर गया और फिर लौटकर ही नहीं आया। सास ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। बदचलन और मनहूस निकली, मेरे बेटे को खा गई। मालती जी ने किसी का जवाब नहीं दिया। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, धूप में जलती रही, कभी बीज बोती, कभी पशुओं के लिए चारा काटती। हर रात जब शरीर टूटता तो वो पेट पर हाथ रखकर सोचती कि जीवन इसके लिए बेहतर बनाऊंगी, क्योंकि अब वो गवार नहीं, एक माँ थी और एक माँ हार नहीं मानती। कुछ समय बाद बेटे अनिल का जन्म हुआ। उस दिन उन्होंने जीवन में पहली बार अपने आप को मुस्कुराते देखा
और मन ही मन कसम खाई कि मेरा बेटा पढ़ेगा, दुनिया को दिखाएगा कि एक गंवार औरत की कोख से पैदा हुआ बेटा भी सूरज बन सकता है। सिर्फ अकेली औरत भी एक बच्चे में अच्छे संस्कार और काबिलियत डाल सकती है। शुरुआत मुश्किल थी। अनिल को गोदी में बांधकर वो खेतों में जाती और शाम को किसी से हिंदी की किताब मांगकर लाती। रात में लालटेन के नीचे उसे पढ़ाती, खुद भी 2 अक्षर सीखती तो लोग हंसते, पागल हो गई है, बदचलन और गवार की औलाद क्या अफसर बनेगी। पर मालती जी ने उनकी बात अनसुनी कर अपने बेटे पर ध्यान दिया। कभी पेट काटकर कॉफ़ी खरीदी, कभी नई चप्पल नहीं पहनी ताकि बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। उन्होंने अकेले हर वो काम किया जो एक पूरा परिवार मिलकर करता है। वक्त बदला तो अनिल ने हर कक्षा में पहला स्थान पाया। गांव के स्कूल से निकलकर उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी वो सबसे अलग रहा, मेहनती, शांत और दृढ़। उसकी हर परीक्षा में पास होने पर मालती जी के चेहरे पर वही गर्व की मुस्कान होती जो किसी माँ के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन जब मालती जी को पता लगा कि उनका बेटा अब सरकारी अफसर बन गया है तो खुशी के मारे वो फूट फूट कर रो पड़ी। गांव वाले अब उसके दरवाजे पर बधाइयाँ देने आने लगे। वही लोग जो कहते थे ये औरत तो बदचलन है, मनहूस है, अब कहने लगे इसकी कोख धन्य है। अनिल गांव लौटा तो सबसे पहले अपनी माँ के पांव छुए। मालती जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज मैं नहीं, तू बड़ा हुआ है, पर याद रखना किसी और माँ के आंचल को कभी गंदा मत होने देना। मालती जी अब गांव में रहने लगी। बेटे ने शहर की लड़की से शादी कर ली जो एक खूबसूरत, तेज तरार और आधुनिक सोच की लड़की, जो साड़ी से ज़्यादा स्कर्ट पहनना पसंद करती थी, जिसे गांव की मिट्टी से एलर्जी थी। शादी के बाद बबीता जब एक दिन के लिए गांव आई तो बोली, मम्मी जी यहाँ ना तो पीने को फिल्टर पानी है, न ही एसी और न कोई ढंग का वॉशरूम। आप लोग अभी भी ऐसे रहते हैं क्या? तो मालती जी मुस्कुरा दी, हाँ बहू, हम तो अभी भी मिट्टी की हांडी में छाछ रखते हैं, पर शायद वो छाछ बबीता के स्वाद के काबिल नहीं थी। शहर में माँ को बेटे से मिलने की इजाज़त थी, वो भी महीने में बस एक बार। वो बस एक बार बेटे से मिलकर वापस आ जाती। इतना ही उनका पुत्र प्रेम था जो प्रवेश द्वार तक सीमित था। लेकिन जब उनकी पोती हुई तो बबीता के लिए पहली बार मालती जी ज़रूरत बन गई। मम्मी जी आपको कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, देखिए ना मेरी डिलीवरी है और छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। बबीता ने न चाहते हुए भी विनम्रता का दिखावा किया। तो मालती जी के लिए वो पल जैसे अमृत के समान थे। शुरुआत में सब ठीक था। बबीता काम पर जाती, मालती जी अपनी पोती को नहलाती, तेल मालिश करती। महक भी धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगी। पर जैसे जैसे महक थोड़ी बड़ी होने लगी तो बबीता की आशाएं बढ़ने लगी। मम्मी जी आप उसे ज़्यादा गोदी में मत लिया कीजिए, फिर वो मेरी गोद में नहीं आएगी। कभी कहती, मम्मी जी आप उसे नींद की लोरी मत सुनाया कीजिए, उसे आपकी आदत पड़ जाएगी। और फिर एक दिन उसने साफ ही बोल दिया कि अब से महक को सिर्फ मैं सुलाऊंगी, आप उसे गोद में मत लेना। यह सुनकर मालती जी की आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने बेटे की खुशी के लिए चुप रहना ही ठीक समझा। जब अनिल ने एक बार समझाने की कोशिश की तो बबीता ने खूब तमाशा किया, अब मम्मी जी ही मेरी जगह माँ बनेगी आपके बच्चे की। उस दिन के बाद अनिल भी चुप हो गया। अब रोज का दृश्य बस एक जैसा होता। मालती जी रसोई में काम करती और पोती की हंसी सुनने को तरस जाती। जब जब वो पास आती तो बबीता बहाना बनाकर उसे दूर ले जाती। महक को आराम चाहिए मम्मी जी, अभी आपके ज़माने की लोरी नहीं सुनती। मालती जी चुप रह जाती। आज भी सुबह से ही मालती जी की तबीयत ठीक नहीं थी। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कमज़ोरी इतनी थी कि हर थोड़ी देर में उन्हें वॉशरूम जाना पड़ रहा था। सुबह उन्होंने बड़ी विनम्रता से
अपनी बहू से कहा, बहू आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है, तो आज ऑफिस मत जा, मैं शायद महक का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। लेकिन तभी बबीता ने एक तेज नज़र उन पर डाली और बोली, आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई दिन नहीं जाता जब आपको आराम की ज़रूरत ना हो। और अगर आपको इतना ही आराम चाहिए था तो यहाँ रहने क्यों आई, गांव में रहना था ना। कुछ नहीं हुआ आपको, बस बहाने हैं ये, ताकि काम ना करना पड़े। और रही बात महक की, तो वही तो है एक, जिसके कारण अभी तक आप यहाँ टिकी हैं, वरना क्या मतलब आपका यहाँ होने का। खाना पीना मुफ्त, बिजली पानी मुफ्त। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल गई। अनिल भी कुछ दूर खड़ा ये सब सुन रहा था, पर हमेशा की तरह चुप था, जैसे उसकी जुबान को किसी ने बांध दिया हो। बस एक फीकी सी निगाह माँ पर डाली और ऑफिस की ओर निकल गया। मालती जी ने कुछ नहीं कहा। बेटे के घर में उनके अपने लिए कोई कोना नहीं था, फिर भी वो अपनी पोती की किलकारी सुनने को, उसकी मासूम उंगली थामने को सब सह रही थी। लेकिन जब शाम को मालती जी को वॉशरूम जाना था तो उन्होंने महक के सामने बहुत सारे खिलौने रख दिए और नीचे फर्श पर बिठा दिया ताकि गिरेगी नहीं। लेकिन वो वहीं बैठी बैठी पीछे लुढ़क गई। उसकी चीख सुनते ही मालती जी हड़बड़ाकर दौड़कर आई और महक को गोद में उठाकर उसे प्यार से बहलाने लगी। अरे मेरी रानी बिटिया को कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा बेटा। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुला और बबीता अंदर आई। जैसे उसने अपनी बेटी को रोते देखा, उसकी नज़र सीधी मालती जी पर पड़ी। क्या किया आपने? भगवान के लिए एक बच्ची को भी संभाल नहीं सकती। पर मालती जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही बबीता का गुस्सा फट पड़ा। आप जैसी औरतों को तो गांव में ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ शहर में क्या करने आई हैं? बस पड़ी रहती हैं दिन भर, और जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वो भी नहीं संभाली जाती आपसे। महक को उनकी गोद से खींचते हुए बोली, छोड़िए इसे, अब मेरी बेटी को आप छूने लायक नहीं रही। महक डर के मारे और तेज रोने लगी, तो मालती जी ने चुपचाप उसकी गोद में थमा दिया। तभी बहू ने फिर से चिल्लाकर कहा, बिल्कुल ना समझ गंवार औरत, सिर्फ इस घर पर बोझ है। आपके बेटे को इतनी बार बोला है, लेकिन इनको तो समझ में नहीं आता। इनका हर महीने की दवाइयों का खर्चा अलग है, ऊपर से कोई काम ढंग से नहीं होता आपसे। इसीलिए कहती थी कि कोई केयर टेकर रख लो, लेकिन नहीं, मुफ्त का काम करवा लो। यही आदत है आपकी और आपके बेटे की। मालती जी स्तब्ध खड़ी थी, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या इसी दिन के लिए बेटे को पढ़ाया था? क्या इसी दिन के लिए अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़ दी थी? रात को देर तक मालती जी जागती रही। महक की रोने की आवाज़ अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहू की वो बातें, वो शब्द जो उनकी आत्मा तक को बिंद गए थे। पर आज मालती जी ने भी फैसला कर लिया कि आखिर कब तक मैं यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहूंगी। बहू मुझे देखना पसंद तक नहीं करती। अगर मैं उसके पास बात करने बैठ भी जाती हूँ तो वो तुरंत उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मालती जी ने एक दो बार अपने बेटे से बात की तो उसने भी जवाब दे दिया, माँ वो आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वो चुप रहती है। क्यों, मुझसे बात करने में क्या हर्ज है? दूसरों से तो बड़ा हंसकर बोलती है। मालती जी ने कहा तो बेटा बोला, ये तो उसकी मर्जी है ना कि उसको किसके साथ बोलना है और किसके साथ नहीं। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि कोई बहू सास से बात करना पसंद नहीं करती। आप तो खुश रहो ना, आपके सिर पर कम से कम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। तो आखिर मालती जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों बेटे बहू अपनी मन मर्जी करते, पर मालती जी कुछ कहती नहीं थी। कहती भी तो दोनों उन्हें ही दो बातें सुना देते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। बबीता ने आज घर में किट्टी पार्टी रखी तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई थी। जब मालती जी चाय देकर आई तो उसकी एक सहेली ने कहा, अरे तेरी किस्मत वाकई अच्छी है बबीता, तेरी सास ही चाय नाश्ता परोसने आई है।
हमारी वाली तो हमें 10 बातें सुना देती है। तभी दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, जरा हमें भी बता दे। कम से कम हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर बबीता ने हंसते हुए कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका बेटा इकलौता होना चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास एक शब्द भी नहीं बोलेंगी, उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता और पकड़ाएंगी। कहते हुए बबीता ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसकी बातें सुनकर बाकी सहेलियां भी ताली बजाकर हंसने लगीं। ये बात मालती जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार लगी। बहू, ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में। पर भूलो मत कि आज भी ये घर मेरे ही नाम पर है। अचानक मालती जी सोफे पर बैठते हुए बोली। यह सुनकर बबीता की सभी सहेलियां उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वही बहू के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोलकर मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अच्छा, बेइज्जती भी होती है, ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, तब तो ये सब बड़ी ही ताली मारकर हंस रही थी। तभी बबीता की एक सहेली ने कहा, मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर सारी सहेली खड़ी हो गई। नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बहू ने अपनी ही धुन में कहा। तो मालती जी बोली, बहू, वो तो नहीं होने वाला। ये सुनकर बबीता उन पर गुस्सा करते हुए बोली, भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हैं, जैसे हम आपको रखेंगे आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूँगी, ये निर्णय करने वाली तुम कौन होती हो बहू? और बड़ी बेशरम सहेलियां हैं तुम्हारी। इतना कुछ सुनाने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। अगर मेरी माफ़ी का इंतज़ार करें तो वो तो मैं नहीं मांगने वाली। यह सुनते ही बबीता की सहेलियाँ चुपचाप वहाँ से निकल गईं। अब तो बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को, अब या तो आप ही रहेंगी या फिर मैं ही, कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। जबकि मालती जी वहीं बैठी रही, क्योंकि आज उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि वो भी अपने स्वाभिमान को मरने नहीं देगी। तभी कुछ देर बाद ही अनिल घर पर आ गया, पर मालती जी को कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानती थी कि ज़रूर बहू ने फ़ोन करके उसे बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। अनिल आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। मालती जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से गुस्से से तमतमाता हुआ बाहर आया और बोला, माँ, क्या हरकत है ये? आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू की सबके सामने बेइज्जती करते हुए? फिर कहती हो कि बहू आपसे बात नहीं करती। अरे आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, कौन बहू आपसे बात करना पसंद करेगी? अच्छा, मैंने बेइज्जती की है और बहू इतना कुछ कह गई, वो तो बताया ही नहीं होगा उसने, मालती जी ने कहा। तो बेटा गुस्से से बोला, मुझे नहीं जानना कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना भूलिए मत कि आजकल के बच्चे अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। ये सुनकर तो मालती जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान मालती जी को चुभ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कहकर अनिल जैसे ही वापस जाने लगा, तभी मालती जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। वैसे ही मुझे भी एक गलतफहमी थी, पर वो गलतफहमी आज दूर हो गई। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। 1 सप्ताह का वक्त दे रही हूँ,
अपना बंदोबस्त कर लेना, अब मुझे तुम जैसी वैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, कहकर मालती जी अपने कमरे में चली गई। तो बेटे बहू को लगा कि माँ सिर्फ कोरी धमकी दे रही है, इसलिए गुस्से में दोनों ये सोचकर घर से निकल गई कि जब माँ अकेली रहेगी तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर खुद ही उन्हें बुला लेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मालती जी ने सोच लिया कि अपनी पोती के बिना इस घर में रहकर भी क्या करूँगी। हर कोना सूना लगने लगा था। जहाँ महक की किलकारी गूंजती थी वहाँ अब सन्नाटा पसरा था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब नहीं, अब इस पराई ज़मीन पर नहीं रहना। 10-15 दिन में ही उन्होंने उस घर को बेच दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये घर तो उन्होंने अपने बेटे के लिए खरीदा था ना, अब बेच कैसे दिया। पर मालती जी की आंखों में अब आंसू नहीं, दृढ़ता थी। घर बिकते ही उन्हें एक अच्छी धनराशि प्राप्त हुई। उस धनराशि को लेकर वो अपने गांव लौट आई। गांव पहुंचते ही पहला दृश्य था उनका टूटा फूटा घर, जो अब छत से पानी टपकता था और आंगन में कुछ जंगली घासों ने जैसे कह दिया हो कि कितना समय बीत गया माँ। लेकिन मालती जी टूटी नहीं थी। उन्होंने फौरन निर्माण का कार्य शुरू करवाया। छत की मरम्मत, आंगन में गोबर लीपा, तुलसी का पौधा फिर से लगाया और इसके बाद उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छा लगता था, गाय पालना। उन्होंने 2 अच्छी नस्ल की गाय खरीदी और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। गांव की औरतें पहले तो चौंकी, अरे मालती बहन, आप शहर छोड़ आई, अकेले कैसे रहेंगी। मालती जी मुस्कुराई, शहर में तो अपनों के बीच में अकेली थी, अब कम से कम अपने खेत, अपनी गाय और अपनी मिट्टी तो साथ है। धीरे धीरे उनकी गायों का दूध इतना शुद्ध और स्वादिष्ट माना जाने लगा कि गांव के लोग अभी किसी और से दूध लेना ही नहीं चाहते थे। मालती जी अब न केवल व्यवसाय में आत्मनिर्भर हो गई, बल्कि उन्होंने गांव की कई विधवा औरतों को भी इस काम से जोड़ा। उधर उनकी बहू बबीता की जिंदगी अब 2 राहें पर थी। एक और उसका कैरियर था जिसे उसने कड़ी मेहनत से बनाया था, और दूसरी ओर उसकी छोटी बेटी महक, जिसकी मासूमियत इन दिनों कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी। बबीता अब थक चुकी थी। घर, ऑफिस से बेटी की परवरिश और सास की नाराजगी, सब कुछ जैसे उसकी ही सांसों पर भारी होने लगा था। इधर किराए के मकान में भी उसका गुजर बसर होना मुश्किल पड़ रहा था। खर्चा बढ़ गया, वो अलग से, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसका जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, कुछ अपना समय मिल जाए, कुछ शांति, कुछ सुकून। इसी सोच के चलते उसने एक केयर टेकर रखने का निर्णय लिया, ताकि कम से कम ऑफिस जाते वक्त ये चिंता तो नहीं रहेगी कि बेटी भूखी है या रो रही है। उसने खुद को समझाया और एक केयर टेकर रख ली। शुरुआत के 2-4 दिन सब ठीक ठाक रहा। बबीता ऑफिस चली जाती और उनकी मेड पूरे दिन घर पर महक के साथ रहती। पर एक दिन शाम को जब बबीता ऑफिस से लौटी तो पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने कहा, बबीता एक बात कहूँ, बुरा मत मानना यार, तूने जो एक केयर टेकर रखी है ना, वो ठीक नहीं है। मैं तो कई बार महक के रोने की आवाज़ सुन चुकी हूँ। दिन भर वो बालकनी में खड़ी होकर फ़ोन पर बात करती रहती है और महक रोती रहती है। ये सुनकर बबीता सन्न रह गई। वो खुद देख रही थी कि महक पहले से कमज़ोर लग रही है, पर फिर भी उसने दिल को मजबूत करते हुए सहेली की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले 2 दिन बाद ही पड़ोसन आंटी ने दरवाजे पर आकर धीरे से कहा, बिटिया माफ़ करना, लेकिन आजकल वो तुम्हारी आया मोबाइल में लगी रहती है, बच्ची रोती रहती है। मैंने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया भी, पर उसने खोला नहीं। बबीता के माथे पर बल पड़ गई। शाम को उसने महक को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला, और वो उसकी गोद में आते ही जोर से रो पड़ी। आया से पूछा तो उसने कहा, बच्ची ही जिद्दी है मैडम, कुछ भी दो तो फेंक देती है।
मेरी बात नहीं मानती। बबीता को एक टिस सी उठी। क्या उसकी ममता ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने बिना जांच परख के एक अजनबी के हाथों अपनी बच्ची को सौंप दिया। 1 हफ्ते के भीतर ही महक में बदलाव साफ नजर आने लगा। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई, नींद कम आने लगी और हमेशा रोती रहती। अगले दिन ही बबीता जल्दी घर लौटी तो उसने खुद देखा कि मैड मोबाइल पर लगी है और महक फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके गाल पर लाल निशान था। क्या हुआ महक को? बबीता ने चीखते हुए पूछा तो वो बोली, कुछ नहीं मैडम, खुद ही गिर गई होगी। ये सुनकर बबीता के सब्र का बांध टूट गया। उसने उसी वक्त आया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस रात बबीता की आंखों से आंसू बहते रहे। उसका अंतर्मन उसे कचोटता रहा। क्या वो सच में एक अच्छी माँ नहीं बन पाई? आज उसे महक के मासूम चेहरे पर उदासी, मालती जी का थका हुआ चेहरा, अनिल की खामोशियाँ सब एक एक करके आंखों के सामने घूमने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से अनिल से कहा, अनिल, मैं सोच रही हूँ माँ जी के पास वापस चलते हैं। उनसे बेहतर महक को कोई नहीं संभाल सकता। अनिल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, जैसे विश्वास ही नहीं हुआ हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं बबीता, मेरी माँ फिर से तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। मैं समझती हूँ अनिल, पर अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता। अनिल ने गहरी सांस ली। तब तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है। जब उन्होंने तुम्हारा अपमान सहा तब तुम्हें उनका दर्द नहीं दिखा, और अब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो याद आ रही है। बबीता को आज वो दिन याद आने लगे, कैसे मालती जी ने महक को गोद में उठाकर रात रात भर जागकर उसे सुलाया था, कैसे उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि मैंने ही मम्मी जी को नहीं खोया, बल्कि महक ने भी अपनी दादी को खो दिया है। बबीता की आंखें भर आई। वो जानती थी कि अब उसे सिर्फ शब्द नहीं, अपने कर्मों से क्षमा मांगनी होगी। उसने अनिल से कहा, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अगर एक बार, सिर्फ एक बार मम्मी जी मेरी माफ़ी सुन ले तो शायद महक का बचपन बच जाए। अनिल खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक कोमलता उभरी। शायद वो भी उस माँ की कमी को महसूस करने लगा था, जिसने बिना कुछ कहे उन्हें इतना कुछ दिया था। बबीता चुप हो गई। उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि सच में उसने अपने अहंकार में बहुत कुछ खो दिया। अब वक्त है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकारे। उस रात उसने मालती जी को कॉल किया, माँ जी, मैं बबीता बोल रही हूँ, बोलो बहू। मालती जी की आवाज़ में कोई रूखापन नहीं था, पर दूरी थी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया माँ जी, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मालती जी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माफ़ किया तुम्हें बहू, पर अब मैं वापस शहर नहीं आ सकती। अपनी इज्जत दोबारा किसी के कदमों में नहीं रख सकती। बबीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फ़ोन रखा और एक बड़ा फैसला लिया कि वो कल ही सास के पास जाकर माफ़ी मांगेगी। ये सोचकर अगले ही दिन बबीता गांव पहुंचकर अपनी सास के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, चलो ना माँ जी, हमारे साथ चलो। लेकिन मालती जी ने बबीता के सर पर हाथ रखकर कहा, अब नहीं बेटा, अब मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं मार सकती। अनिल भी आज अपनी माँ को वापस लेने आया था, लेकिन मालती जी की बातें सुनकर उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने भी अपनी माँ का कितना अपमान किया था। आज वो दोनों मालती जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन मालती जी उनके साथ जाने के लिए टस से मस ना हुई। इसलिए दोनों बेटे बहू खाली हाथ वापस लौट गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।